अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो ग्रीक लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम एक रोमन प्ले राइट सेनिका के एक प्ले थिएस्टस को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें सेनिका के बारे में तो ही वॉज अ रोमन प्ले राइट और उनका नाम लूसियस एनियस सेनेका द यंगर था। और उनका ये जो वर्क है थिएस्टस, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जो बेसिकली लैटिन लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया गया था और ग्रीक स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है हमारा ये प्ले जो 1112 लाइंस का है। अगर हम बात करें इस प्ले की तो ये एक फैमिली लाइन पर बेस्ड है कि किस तरीके से प्रॉपर वे में फैमिली को एक्सप्लॉइट किया गया है एक पावर और रिवेंज के एलिमेंट के साथ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्ले है। अगर इसको अंडरस्टैंड करना है तो हमें थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करनी पड़ेगी कि बेसिकली इस फैमिली की स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास एक करेक्टर है जियूस का, जिसको किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता था। यहाँ पे उसका रिलेशनशिप है विद द प्लूटो जो कि एक निम्फ थी। और इन दोनों के रिलेशनशिप के बाद हमारे पास इनका बेटा है जिसका नाम है टेंटेलस। टेंटेलस की शादी होती है बाद में डियोनी के साथ और उनके 3 बच्चे हैं जिसमें हमारे पास ब्रोथियस, नियोबे और पेलोप्स हैं। ये फैमिली ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। वीडियो के एंड में हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो टेंटेलस है वो अपने बेटे पेलोप्स को किल कर देता है और उसकी इंटेंशन ये होती है अपने बेटे को किल करने के पीछे कि अगर मैं अपने बेटे को किल करूंगा तो जितने भी गॉड्स जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं क्या उनको पता चलेगा या फिर वो इस बात से अनजान रह जाएंगे। तो वो जब पेलोप्स को किल करता है और अपने बेटे पेलोप्स का मीट वो जितने भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं उनको ऑफर करता है तो उनको पता चल जाता है कि भाई टेंटेलस ने अपने बेटे पेलोप्स को किल किया है। और जो टेंटेलस है उसको बैनिश कर दिया जाता है, यानी कि उसको अंडरवर्ल्ड में भेज दिया जाता है जहाँ पे जो डेड पीपल हैं उनकी बोन्स एग्जिस्ट करती हैं। तो वो वहां पे भेज देते हैं टेंटेलस को एज ए पनिशमेंट और वो रीबर्थ करते हैं, यानी कि एक दूसरी जिंदगी देते हैं पेलोप्स को जिसको उसके फादर टेंटेलस ने मार दिया था। तो यहाँ पे उसको एक और जन्म ग्रांट कर दिया जाता है। उसके बाद जो पेलोप्स है उसकी शादी होती है हिपोडेमिया से और उनके 2 बच्चे हैं हमारे पास थिएस्टस और एट्रियस। पेलोप्स का एक इलेजिटिमेट सन भी है जिसका नाम है कैरिस्पियस, जो बेसिकली एस्टियोशे जो कि एक निम्फ है उसके साथ फिजिकल कनेक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे कैरिस्पियस का करेक्टर दिखाया जाता है। अब जो थिएस्टस और एट्रियस हैं वो बहुत नफरत करते हैं कैरिस्पियस से और उसकी वजह वो जेलेसी होती है क्योंकि जो पेलोप्स है वो बहुत ज्यादा अटेंशन देता है अपने उस इलिजिटिमेट सन कैरिस्पियस को और ये चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद थिएस्टस और एट्रियस को, जिसकी वजह से ड्यू टू जेलेसी वो किल कर देते हैं अपने उस स्टेप ब्रदर को। जब पेलोप्स को पता चलता है कि उसी के बेटे थिएस्टस और एट्रियस ने उसके इलिजिटिमेट सन कैरिस्पियस को मार दिया है तो फिर वो उनको बैनिश कर देता है अपने उस किंगडम से। उसके बाद पेलोप्स की जब डेथ हो जाती है तो एट्रियस और थिएस्टस जो हैं वो अपने उस किंगडम में वापस आ जाते हैं और जो एट्रियस है वो पेलोप्स की डेथ के बाद उस किंगडम का हेड बन जाता है, यानी कि वहां का रूलर बन जाता है, किंग बन जाता है, सारा का सारी जो पावर है उसको होल्ड कर लेता है। अब जो थिएस्टस था वो भी किंग बनना चाहता था, उसके अंदर भी एक थर्स्ट थी कि भाई मुझे भी किंगशिप चाहिए। अब वो एट्रियस से उस किंगशिप को छीनने के लिए उसको वीक करने का प्लान बनाता है। थिएस्टस जो है वो एट्रियस की वाइफ को सेड्यूस करता है जिसका नाम होता है एरोपा और यहाँ पे वो एक अफवाह फैला देता है कि भाई एक रैम है, यानी कि एक लैम्प है, गोल्डन फ्लीस है, कि जिसके भी पास वो गोल्डन लैम्प होगा वही किंगशिप को होल्ड करेगा। तो अब वो जी अफवाह जब फैलाता है तो अब वो गोल्डन लैम्प जो है उसको चुरा लेता है थिएस्टस, यानी कि अब वो गोल्डन रैम्प जो है वो थिएस्टस के पास है और टेम्परेरी बेसिस के ऊपर जो किंगडम है वो थिएस्टस को मिल जाता है। लेकिन जब एट्रियस को पता चलता है कि थिएस्टस ने इस तरीके से अफवाह फैलाई और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके पास गोल्डन रैम होगा वही किंगडम को होल्ड करेगा, तो फिर वो आके थिएस्टस को हटा देता है। यानी कि कुछ टाइम के लिए तो थिएस्टस जो है उसको पावर मिल जाती है लेकिन उसके बाद एट्रियस वापस पावर में आ जाता है और बैनिश कर देता है अपने ही भाई थिएस्टस को। और फिर वो कहता है कि मैं तो अब थिएस्टस से बदला लूंगा कि भाई थिएस्टस ने मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा प्लानिंग की और किस तरीके से मुझे पावर से हटाने के लिए उसने मेरी वाइफ को सेड्यूस किया और ये गोल्डन रैम वाला एक प्लानिंग पूरी इसने एस्टेब्लिश की, तो अब वो बदला लेना चाहता है अपने ही भाई थिएस्टस से। पहले जो एट्रियस है वो अपने भाई थिएस्टस को बैनिश कर देता है, यानी किंगडम से निकाल देता है, लेकिन उसका ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है मैंने रिवेंज लेना है, तो वो थिएस्टस को वापस किंगडम में बुलाता है और उसको मिनिस्ट्री ऑफर करता है। अब यहाँ से हमारा प्ले शुरू होता है। अभी तक हमने जो भी बात की बेसिकली ये एक बैकग्राउंड स्टोरी थी इस प्ले को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हमारा प्ले शुरू होता है और एक्ट 1 में जो कुछ गॉडेस हैं जो गॉडेस ऑफ रिवेंज हैं वो टेंटेलस को वापस लेके आती हैं। मैंने स्टोरी के शुरू में ही बताया था कि जो टेंटेलस है वो ज़्यूस और प्लूटो का बेटा है, यानी कि जनरेशन 2 का पार्ट है। जनरेशन 1 हमारे पास ज़्यूस और प्लूटो थी और टेंटेलस उनका बेटा था जिसने अपने बेटे पिलोप्स को मारा था, जो पिलोप्स फादर है एट्रियस और थिएस्टस का। ठीक है, अब एक्ट 1 में बेसिकली जो गॉडेस ऑफ रिवेंज है वो टेंटेलस को वापस लेके आए
आती हैं, यानी कि वो अब मर चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन वो उसको दोबारा से जिंदा करती हैं और उसको वापस लेके आती हैं ताकि वो अपने ग्रैंडसन्स यानी कि थिएस्टस और एट्रियस के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको रोक सके। किसी तरीके से टेंटेलस को वो जिंदा करती हैं कि भाई अपने ग्रैंडसन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म करो, लेकिन टेंटेलस है वो ये कहता है कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता, मैं इसको नहीं रोक सकता, और वो वापस चला जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये एक प्ले है, एक ड्रामा है, तो एक सिंगल सेटिंग है हमारे पास यहाँ पे, तो कुछ ओल्ड मैन, 12 से 15 ओल्ड मैन जिनको कोरस कहा जाता है, वो यहाँ पे आके पूरी फैमिली की स्टोरी बताते हैं कि टेंटेलस कौन है, जो कि मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपके सामने सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, और वीडियो के एंड में भी हम एक फैमिली ट्री को समझ लेंगे। अब वो जो 12 से 15 बूढ़े आदमी हैं वो स्टेज पे आते हैं और पूरी फैमिली लाइन को, उस फैमिली ट्री को एक्सप्लेन करते हैं और किसने किसके साथ क्या किया, वो सारे कॉजेज एंड इफेक्ट्स को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कोरस एक बहुत ही क्यूरियस एलिमेंट ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है अपकमिंग टाइम के अंदर जो अगर नहीं होगा तो ये इट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन। अगर वो सर्टेन एलिमेंट हो गया जिससे डर रहा है कोरस, तो ये बहुत ज्यादा तबाही लेके आएगी चीज। देन हमारे पास एक्ट 1 खत्म हो जाता है और एक्ट 2 शुरू होता है। अब एक्ट 2 के अंदर जो एट्रियस है, अब वो इस टाइम किंग है, एम्पायर है, वो अपना जो एक रिवेंज प्लान है अपने गार्ड के साथ, जो उसकी एक सोल्जर आर्मी है, उनके साथ डिस्कस करता है कि मैं किस तरीके से रिवेंज लेना चाहता हूँ अपने ही भाई थिएस्टस के साथ। उसके गार्ड उसको सजेशन देते हैं कि भाई आपको जो ठीक लगता है आप करें, लेकिन जो आप करने वाले हैं वो हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। खैर कोरस जो है वो एक्सप्लेन करता है कि एक अच्छे रूलर को कैसा होना चाहिए। अब एट्रियस जो है ना वो कोरस के अकॉर्डिंग एक अच्छा रूलर नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सनल ग्रजेस को निकालने के लिए, अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने रिवेंज को लेने के लिए वो एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने ही भाई को। तो अकॉर्डिंग टू कोरस ये एक गुड रूलर की कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ है। देन हमारे पास एक्ट 2 खत्म हो जाता है और एक्ट 3 शुरू होता है। अब क्योंकि मिनिस्ट्री की दावत दी गई है थिएस्टस को, जिसको बैनिश कर दिया गया था किंगडम से बाय द एट्रियस और उसको निकाल दिया गया था, अब जो थिएस्टस है उसको दोबारा से बुलाया गया है और उसके वेलकम के लिए एक डिनर होस्ट किया गया है। अब एक्ट 3 में जो थिएस्टस है वो अपने 3 बेटों के साथ वापस आता है किंगडम में। उसके 3 बेटे हमारे पास है, एग्लियस, ऑर्कोमिनस और कैलियस। वो अपने इन 3 बेटों के साथ किंगडम में वापस आता है। अब जो ये 3 बॉयज है ना, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है बाय द एट्रियस, और थिएस्टस को नहीं पता होता कि उसके तीनों बेटों को अरेस्ट कर लिया गया है और इम्प्रिजेंट कर दिया गया है उसके ही भाई की तरफ से। थिएस्टस जो है वो अनजान होता है अपने बेटों की इस सिचुएशन को लेके ना, और खैर वो उसके बाद अपने भाई एट्रियस के साथ बैठ के खाना खाता है, दोनों के दरमियान अच्छी गपशप होती है, एक दूसरे के साथ वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं, और अभी तक अनजान होता है थिएस्टस के उसके तीनों बेटे कहाँ हैं, किस हाल में है, या उनके साथ क्या हुआ। देन हमारे पास एक्ट 3 खत्म हो जाता है और एक्ट 4 शुरू होता है। यहाँ पे एक मैसेंजर की एंट्री होती है जो आके रिवील करता है एट्रियस के प्लान को, किस किस तरीके से उसने थिएस्टस के तीनों बेटों को मारा और उनके जो मीट था, उनका जो फ्लैश था, वो थिएस्टस को खिला दिया। यानी कि थिएस्टस के जो 3 बेटे थे, जिसमें हमारे पास एग्लियस, ऑर्कोमिनस और कैलियस थे, उन तीनों को किल किया गया और उनका जो मीट था, उनका जो फ्लैश था, वो उनके फादर थिएस्टस को खिला दिया गया। और जब ये रियलिटी रिवील होती है थिएस्टस के सामने, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको एक शॉक लगता है कि ये उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो बहुत खुश था कि उसको मिनिस्ट्री मिलने वाली है और वो एक वेलकमिंग जेस्टर के बाद किंगडम में वापस आया था अपने बेटों को लेके, और उसको नहीं पता था कि इतनी डिवास्टेटिंग सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ेगी, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अब इस एक्ट 4 के एंड में ना, यहाँ पे जो थिएस्टस है उसको दोबारा बैनिश कर दिया जाता है बाय द एट्रियस, यानी कि एट्रियस अपने ही भाई को किंगडम से निकाल देता है उसके तीनों बेटों को किल करने के बाद, और उन किल्ड बच्चों का जो मीट है उसको थिएस्टस को खिलाने के बाद। देन हमारे पास एक्ट 5 शुरू होता है। यहाँ पे जो एट्रियस है वो बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड होता है कि मैंने कितनी जबरदस्त प्लानिंग की और किस तरीके से मैंने अपना रिवेंज जो है उसको कंप्लीट किया और अपनी जो ईगो थी उसको सेटिस्फाई किया। और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। क्योंकि ये ग्रीक लिटरेचर का पार्ट है, तो इसकी जो एंडिंग है दैट इज क्वाइट जस्टिफाइड है, जहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी भी ग्राउंड्स पर जा सकते थे, चाहे वो इमोरल ही क्यों ना हो। तो बेसिकली ये एक फैमिली लाइन की स्टोरी थी, जहाँ पे फॉर द सेक ऑफ पावर एक दूसरे को एक्सप्लॉइट किया गया। अब विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री हम इस स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत थोड़े से कैरेक्टर्स हैं, नेम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ फैमिली ट्री हम उसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कपल है जिसमें ज़्यूस और प्लूटो है। ज़्यूस जो है वो सारे गॉड्स का हेड है और प्लूटो एक निम्फ है। इन दोनों का एक बेटा हमारे पास है टेंटेलस। टेंटेलस जो है उसकी यहाँ पे शादी होती है डियोनी के साथ। अब टेंटेलस और डियोनी के हमारे पास 3 बच्चे हैं, ब्रोथियस, नियोबे और पेलोप्स। पेलोप्स वही है जिसको टेंटेलस
टेंटलस किल करता है और उसका फ्लैश जो है वो सारे गॉड्स को ऑफर करता है, और जब गॉड्स को पता चल जाता है तो फिर वो टेंटलस को इन रिटर्न या एज ए रिएक्शन उसको बैनिश कर देते हैं गॉडशिप से। अब पिलॉप्स जो है जब उसको रीबर्थ मिलती है तो उसकी शादी होती है हिप्पोडेमिया के साथ, और उनके 2 बच्चे हैं, थियस्टस और एट्रियस, जिनके ऊपर हमारी ये पूरी स्टोरी बेस्ड है। और थियस्टस के फिर आगे 3 बेटे थे जिनको एट्रियस ने ही मरवा दिया था, जिसमें एग्लियस, ऑर्कोमिनस और कैलियस थे। अब अगर इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करें हम अपने इस वक्त सेनेका के थियस्टस के बारे में, तो सबसे पहला थीम हमारे पास है रिवेंज का, कि किस तरीके से यहाँ पे एट्रियस ने अपने ही भाई से रिवेंज लिया थियस्टस से, और उसके ही बेटों का जो फ्लैश था वो उसको खिलाया। तो यहाँ पे रिवेंज को सेटिस्फाई करने के लिए वो इमोरल क्राउन्स पे उतरा, यानी कि उसने बैनिश कर दिया था अपने भाई को किंगडम से, लेकिन वो चीज उसको फुलफिल नहीं कर रही थी उसके रिवेंज के जो लेवल है। देन जो सेकंड थीम हमारे पास है वो फैमिली बिट्रेयल का है। ये जो पूरा प्ले था ये एक फैमिली लाइन पर बेस्ड था, और यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर फैमिली बिट्रेयल का एलिमेंट दिखाया गया है कि एक ही ब्लड लाइन से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने दूसरे को बिट्रे किया, एक दूसरे को धोखा दिया है। देन हमारे पास एक और थीम है टायरनी और पावर के मिसयूज का, कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया गया है कि भाई टेंटलस ने अपने ही बेटे पेलॉप्स का मीट ऑफर किया अपनी पावर को यूज करते हुए, और एंड में एट्रियस ने अपनी पावर को यूज करते हुए अपने ही भाई के बेटों को फ्लैश को यहाँ पे उसको खिलाया गया। तो बेसिकली मिसयूज ऑफ पावर को दिखाया गया। देन हमारे पास एंसेस्ट्रल कर्सेस हैं कि किस तरीके से जब टेंटलस ने एक रॉन्ग एक्ट परफॉर्म किया था और पेलॉप्स का जो मीट है वो अपनी एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कि क्या गॉड हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर एक्शन को देख रहे होते हैं या नहीं, उस एक क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए उसने पेलॉप्स को किल किया था और उसके मीट सारे गॉड को ऑफर किया था। तो वो जो एक कर्स था वो उसकी फैमिली लाइन के अंदर प्रेजेंट रहा, और फिर उसके जो ग्रैंड सन था एट्रियस, उसने भी अपने ही एक पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए थियस्टस के तीनों बेटों को किल करवाया, और थियस्टस को उन्हीं का फ्लैश, उन्हीं का मीट एज ए डिनर ऑफर किया। तो बेसिकली यहाँ पे मिसयूज ऑफ पावर दिखाई गई है, एंसेस्ट्रल कर्स दिखाया गया। देन हमारे पास मैडनेस एंड पैशन का थीम है कि किस तरीके से अपने पैशन को, अपने नेगेटिव पैशन को, अपने रिवेंजफुल पैशन को फुलफिल करने के लिए एक मैडनेस का एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल है। तो बेसिकली ये थीम्स थे हमारे इस वक्त के। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।